अपने हाथ में मौजूद वैनिटी बैग झुलाती और मुंह से बाकायदा किसी गाने की धुन निकालती चांदनी अपनी फ्लैट में दाखिल हुई तो कामदेव को ड्राइंग रूम में मौजूद पाया। वो एक इजी चेयर पर बैठा हुआ हावले हावले झूल रहा था। उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट फंसी हुई थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ती चांदनी ठिठक कर रुक गई। मस्ती और सीटी को भी ब्रेक लग गया। भैया, आप सिगरेट पी रहे हो? उसने अपने चेहरे पर घोर हैरानी के भाव लाते हुए कहा। तुम्हें कोई एतराज़ है? कामदेव के बड़े मीठे स्वर में बोला। सरासर एतराज़ है, घोर एतराज़ है। आप जब नए नए काम सीखेंगे तो भला मुझे एतराज़ क्यों नहीं होगा? सिगरेट पीना मेरी आदत नहीं है बहना। कामदेव अपनी नाक के दोनों नथुनों से धुएं की दो नाली छोड़ता हुआ बोला। जब बहुत ज़्यादा टेंस होता हूँ तो पी लेता हूँ। मगर आपकी टेंशन की वजह क्या है? तुम। कामदेव ने उसकी तरफ उंगली तानी। मैं? चांदनी हैरत में और बढ़ गई। मैं भला आपकी टेंशन की वजह कैसे हो सकती हूँ? क्या किया है मैंने? अपने इस सवाल का जवाब तुम्हें अच्छे से तरीके से मालूम है। उसने चांदनी की तरफ गहरी नज़रों से देखा। मेरी गुड़िया रानी बताएगी कि अभी वो कहाँ से आ रही है। बताना ज़रूरी है भैया? नहीं बताओगी तो भी चलेगा। अच्छा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कहाँ से आ रही हो। चांदनी ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा और तमक कर बोली, यानी मेरी जासूसी करते फिर रहे थे। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो बहना। तो आप ये भी जान चुके हैं कि मैं क्या खेल खेल रही हूँ? मैं तो तुझे आज तक एक भोली भाली गुड़िया समझता आया था। सपने में भी नहीं सोचता कि तू इतनी गहरी निकलेगी। मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी टांग खींच रहे हो? मुझे हैरत इस बात पर है चंदा, जिस राज को मैं इतनी मुश्किल व मशक्क़त के बाद 3 साल बाद जान पाया, वो तुझे पहले से ही पता था। देख लो, चांदनी मुस्कुराई। कितने पहुँचे हुए हैं हम? मुझे बताएगी चंदा, इतना गहरा राज तुझे कैसे पता चला? दिस इज सीक्रेट मैटर, ओके? कुछ भी कहने से पहले ये सोच लो कि तू किससे बात कर रही है। मैं तेरी चुटिया पकड़कर सब कुछ करवा सकता हूँ। तो तुम मुझे मारोगे? तो क्या चुटिया पकड़कर पूजा की जाती है? काश तुम ऐसा करते, चांदनी ने एक ठंडी आह भरने के साथ कहा। तुम्हें क्या मालूम भैया कि तुम्हारी ये मार खाने के लिए मैं कितनी तरसी हूँ। देखो चंदा, मुझे भावुक करने की कोशिश मत करो प्लीज़। मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, मगर वो नहीं बता सकती जो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या पूछ रहे हो। चंदा, तू ये बात खूब अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी मम्मी, डैडी और राखी की मौत महज एक हादसा नहीं था। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्हें कत्ल किया गया था। हाँ, चांदनी बेहिचक बोली। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हमारे परिवार की मुकम्मल बर्बादी का जिम्मेदार रूपम दास था, जिससे दीदी ने प्यार किया था और शादी भी, और उसके वो दोनों भाई जिन्हें आप भी न पहचान सके, और उस घटना को एक हादसा समझकर हमारी तमाम जागीर उन्हीं हरामजादों के हवाले कर दी। लेकिन तूने अपनी ये नफ़रत उन तीनों पर तो जाहिर नहीं होने दी। उस दिन पार्टी में रूपम दास को जीजू जीजू भज रही थी। मैं वक्त से पहले किसी पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी जासूसी करके ज़बरदस्ती जान लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो वक्त कब आता? कामदेव के स्वर में व्यंग था। जब तुम अजय राज को भी ठिकाने लगा देती। कुछ तो शर्म करो भाईजान। अपनी इकलौती बहन पर दिन दहाड़े कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। ज़रा मेरी सूरत तो देखकर तो बताओ, क्या मैं इतनी खतरनाक काम कर सकती हूँ? सूरत के मामले में तो तुम तीनों सहेलियों पर ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हुआ मालूम पड़ता है। कामदेव ने आखिर कश लगाकर ख़त्म हो चुकी सिगरेट को हवा में उछाल दिया। कौन सी तीनों सहेलियों पर? तू, अलका और रीतू। अच्छा, चांदनी भोलेपन से बोली। क्या हम तीनों सहेलियां वाकई इतनी खूबसूरत हैं? बात खूबसूरती की नहीं है बहना, वह तो ऊपर वालों ने तुम तीनों पर जी खोल कर लुटाई है।
बात कुछ और ही है। और क्या बात है? असल में तुम तीनों ज़मीन के ऊपर से ज़रा भी नहीं हो। जितनी भी हो सारी की सारी ज़मीन के नीचे ही हो। देखो भैया, चांदनी ने आंखें तरेर कर बोली, तुम मुझे चाहे जो कुछ भी कह लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी सहेलियों के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। मैं उनकी खातिर अपनी जान तक दे सकती हूँ। और क्या? उनकी खातिर किसी की जान भी ले सकती हूँ? चांदनी के लहजे में एक अजीब सी सख्ती उभर आई। किसी की भी? हाँ, मेरी भी। तुम्हारे मुंह में खाक भैया, जब भी बोलोगे बेसिर पैर का ही बोलोगे। अरे तुम्हारी खातिर तो मैं ऋतु की भी जान ले सकती हूँ, और अलका की भी। अपनी तुलना उनसे? और मैं बेवकूफ़ आज तक अपनी बहना को एक मासूम सी गुड़िया समझने की भूल करता आया हूँ। वह तो मैं हूँ, चांदनी इठलाकर बोली। अलका के बारे में तो खैर मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ जानती है, कामदेव बोला, लेकिन ऋतु के बारे में क्या जानती है तू? यह पूछो क्या नहीं जानती, सब कुछ तो जानती हूँ। ज़रा मुझे भी तो बताओ, कामदेव उसे मतलब की बात पर ले ही आया। तुम्हारी ये ऋतु है क्या भला? क्यों? चांदनी शरारती से बोली। क्या उस पर भी लाइन मारने का इरादा है क्या? अलका से बेवफाई करोगे? चंदा, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मैंने ऋतु के बारे में पूछा है। ऋतु के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। उम्र 27 साल, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सफ़ेद, बल्कि गुलाबी कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। भरपूर जवान है, हसीन इतनी है कि चंदा, कामदेव ने उसे देख खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मैंने तुमसे ऋतु का बायोडेटा नहीं पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू ऋतु की अतीत के बारे में क्या जानती है। क्या नहीं जानती? नाजुक सी दिखने वाली वो कम सिन सी लड़की असल में एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, चांदनी ने बताया। उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो सरल ट्रांसपोर्ट के नाम से सारी दिल्ली में जानी जाती है, और सुबीर कांत नाम का एक शख्स उस कंपनी का मैनेजर है। ऋतु के माँ बाप भाई बहन कोई भी दुनिया में नहीं है। कहते वक्त चांदनी थोड़ी उदास हो गई। भाई बहन का प्यार तो उस अभागी की किस्मत में था ही नहीं। माँ बाप उसके जवान होने से पहले ही दुनिया से कैसे? एक प्लेन क्रैश में ऋतु के डैडी खत्म हो गए। ऋतु की माँ अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनकी मौत का सदमा वो बर्दाश्त न कर पा सकी। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो भी अपने पति के पीछे ही दुनिया से विदा हो गई। ऋतु दुनिया में अकेली रह गई। आई सी, कामदेव ने एक ठंडी सी सांस ली। आई एम सॉरी, लेकिन तुमने अभी तुमने कहा कि जिस समय ऋतु के माँ बाप की मौत हुई तब तक वो जवान नहीं हो पाई थी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जवान होने तक ऋतु की परवरिश किसने की? जाहिर है तुमने, या अलका ने तो की नहीं होगी। डॉक्टर अंकल ने। ये डॉक्टर अंकल कौन है? मेघल आहूजा। वे ऋतु के फैमिली डॉक्टर थे, आज भी हैं। वो एक बहुत ही नेक इंसान है। एनीवे, क्या तुम्हें ऋतु के मम्मी डैडी का नाम भी पता है? भैया, क्या तुम ऋतु के बारे में कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब नहीं कर रहे हो? बायोडेटा तो अब तुम जानना चाहते हो उसका। मुझे लगता है कुछ देर बाद जन्म पत्री भी मांग लोगे। यह आखिरी सवाल है, कामदेव हंसा। वादा रहा, इसके बाद उसके बारे में और कोई सवाल नहीं करूँगा। ऋतु के डैडी का नाम? चांदनी अपने दिमाग पर जोर डालती बोली। सरल कुमार था और मम्मी का नाम शायद रितिका था। अपनी कंपनी का नाम सरल कुमार के पिता ने अपने इकलौते बेटे के नाम पर ही सरल ट्रांसपोर्ट रखा था। यानी सरल खानदान की आखिरी चिराग अब केवल ऋतु ही है। अभी तो ऋतु ही है, लेकिन क्या उसके खानदान के चिराग के लिए तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? मैं क्यों फिक्रमंद होने लगा? कामदेव हड़बड़ाया। मेरी सहेली अभी जिंदा है, शादी हो जाने दो ज़रा उसकी। सरल खानदान के चिरागों की लाइन लगा देगी, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। चिल पाँव करके वो सारी दुनिया के सिर पर उठा कर रख लेंगे। तुम देखना, लड़कियां तो ठीक मेरी ऋतु की जीरोक्स कापियां होंगी, लेकिन लड़कों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि उसकी शादी किस शहंशाह से होगी। हाँ, कामदेव का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। फिर अपनी कहो। अपनी क्या कहूँ? उसके इस अप्रत्याशित सवाल पर कामदेव क्षण भर के लिए हड़बड़ा गया।
तुम किस चक्कर में हो? चांदनी उसके चेहरे पर नजरें गड़ाती हुई बोली। अलका का बर्थडे सेलिब्रेशन तो कब का निपट गया, फिर भी तुम अभी तक दिल्ली में ही डटे हुए हो। पहले तो रोकने से भी नहीं रुकते थे और इस बार कहने से भी नहीं जा रहे हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं रुका हूँ तो फिर मुझे उस पुलिसिया भुजंग ने रोक रखा है। उसने भला तुम्हें क्यों रोक रखा है? उसका कहना है कि जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता मैं भी कत्ल का एक सस्पेक्ट हूँ और उसकी इजाज़त के बगैर ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। भुजंग तुमसे कम मिला था। आज सवेरे रास्ते में मुलाकात हो गई थी। कामदेव ने साफ साफ झूठ बोला। उसका कहना था कि हमारी गैर हाजिरी में वो यहाँ हमारे घर भी आया था। भुजंग की नज़रों में तुम सस्पेक्ट क्यों बने? उसका कहना है कि करपाल का कत्ल होने से ठीक पहले मैं ही वो आखिरी शख्स हूँ जो उसे घूट घूट कर बातें कर रहा था। बस, चांदनी संशय भाव से बोली। सिर्फ इसी बिना पर उसने तुम्हें सस्पेक्ट करार दे दिया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुमने सचमुच कुछ नहीं किया भैया? क्या तुमने वास्तव में करपाल का खून नहीं किया? क्या तू कहीं पागल तो नहीं हो गई चंदा? कामदेव ने भड़क कर उसकी बात काटी। बेवजह मुझे कातिल ठहराने पर तुली हुई है? बेवजह तो नहीं, वजह तो बहुत पुख्ता है। क्या कौन सी पुख्ता वजह है तेरे पास? उस दिन जब हम अलका की पार्टी में गए थे और वे बाहर ही मिल गए थे तो तुम उनसे मिले बगैर सीधे अंदर चले गए थे। क्या करता मिलकर? तुम जान चुकी हो कि तब तक मुझे उनकी असलियत पता लग चुकी थी। जाहिर है कि मेरे अंदर उनके प्रति नफरत की आग सुलग रही थी और बदले की भी। चांदनी ने बात पूरी की। कामदेव ने घूर कर उसे देखा, बोला, मुझे लगता था कि शायद उन्हें अपनी इतने नज़दीक देखकर मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ, कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए सीधा अंदर चला गया था। और कुछ देर बाद पार्टी में उन्हीं में से एक से घुट घुट कर बातें कर रहे थे, उसी से जिसका कत्ल हुआ। तब तक मैं खुद को नियंत्रित कर चुका था। माँ बाप और बड़ी बहन के हत्यारों के प्रति तुमने खुद को ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जल्दी नियंत्रित नहीं कर लिया था भैया? तुम खुद को नियंत्रित कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकती हूँ भैया? चांदनी ने उसे बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा था। पार्टी में तुम करपाल की हत्या होने से जस्ट पहले उससे इतनी घुट घुट कर क्या बातें कर रहे थे? जिन बातों का बेस बनाकर तुम मुझे उसका हत्यारा साबित करने की कोशिश कर रही हो वो सभी तुम पर भी लागू होती हैं। तो फिर फैसला कैसे होगा कि हम में से उसकी हत्या किसने की है? अगर तू चाहे तो फौरन हो जाएगा। वो कैसे? जरा सोच चंदा। एकाएक कामदेव उसे समझाने वाले भाव से बोला। चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन हमारा प्रतिशोध पूरा हो चुका है। 3 हरामजादे भाइयों में से 2 दुनिया से जा चुके हैं और तीसरा अपने भाइयों की मौत के गम से कहीं जिंदा लाश बना पड़ा होगा। तुम कहते जाओ, मैं सुन रही हूँ। अब दिल्ली में हमारे लिए कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त मुंबई चल। वहाँ पर मेरा अपना एक मुकाम है, एक अलग दुनिया है जहाँ हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बिखरी पड़ी होंगी। गम और टेंशन का कोई वह खुद ही अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। चुप क्यों हो गए भैया? आगे बोलो। वहाँ पहुँचने के बाद मैं तेरे पसंद की किसी लड़के से खूब धूमधाम से तेरा ब्याह करूँगा और फिर मुंबई में ही मेरी आंखों के सामने तेरी खुशियाँ भरी दुनिया आबाद कर दूँगा। ज़रा सोच चंदा, इससे ज़्यादा खुशी एक भाई के लिए और क्या हो सकती है कि उसकी बहन। आपके ख्यालात तो सचमुच बड़े नेक हैं भाईजान। इस बार चांदनी उसकी बात काट कर बोली। बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि तब तक मेरे उस सपने का क्या होगा जिसे मैं बचपन से देखती आई हूँ? साइंटिस्ट बनने वाला। केवल साइंटिस्ट नहीं, मुझे बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना है, न्यूटन की तरह, आइंस्टीन की मानंद। वह सपना तो मुंबई में भी साकार किया जा सकता है। शादी करने के बाद मैं केवल रोटियां सेकने, सब्जी पकाने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर रह जाऊंगी भाईजान। साइंटिस्ट बनने का मेरा सपना कपूर के धुएं की तरह हवा में गायब हो जाएगा। कुछ समझे जनाब? जब मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ तो तुम पागल हो गई चंदा। और फिर चांदनी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी, अपनी धुन में कहती चली गई। यह भी मत भूलो कि अलका और रितु मेरी ज़िंदगी की 2 सबसे बड़ी कमजोरियाँ हैं। मैं सांसों के बगैर जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन उनके बगैर नहीं। माना कि अलका को तुम मेरी भाभी बनाकर साथ रख लोगे, लेकिन रितु का क्या होगा? क्या वह अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर समेट कर हमारे साथ मुंबई जाकर बसने के लिए तैयार हो जाएगी? कामदेव केवल उसे देखता रह गया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो भैया।
लड़कियों की तकदीर हमेशा किसी मर्द से जुड़ी होती है बेवकूफ़। वह वहीं रहती हैं जहाँ उसके पति से ब्याह ले जाता है। हम तीनों सहेलियाँ पति को ब्याह कर अपने घर ले आएंगी। इस हिसाब से अलका से शादी करने के बाद मैं तुम्हें भी दिल्ली आना है। कामदेव झन्ना कर बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सहेलियाँ। वहीं तो जा रही हैं। उसकी घींच पर चांदनी होठों पर प्यारी सी मुस्कान उभर आई। देख चंदा, मुझे लेकर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तुझे लेकर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और टेंशन मत कर। वो पीछे छुड़ाने की गर्ज से बोला, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, फिलहाल तू यहाँ से जा। कहाँ जाऊँ? अरे किचन में जा मेरी अम्मा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। उसे पीने के बाद मुझे कहीं जाना है। अगर मैं पूछूंगी कि कहाँ जाना है तो क्या वो तुम्हें एक कप चाय भी नहीं मिलेगी? तो तुम फिर उबाल खाने लगोगे। राइट की बच्ची, तू यहाँ से फूट रही है कि नहीं? चांदनी पुनः मुस्कुराई। अपने हाथ में मौजूद वैनिटी बैग उसने एक सोफे पर फेंका और उछलती कूदती किचन की तरफ चल दी। कामदेव ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर एक और सिगरेट सुलगा ली और अपनी इजी चेयर पर झूलते हुए उसे जल्दी जल्दी कश लगाने लगा। इस बार उसके झूलने की रफ्तार तेज थी, बेचैनी दोगुनी हो चुकी थी। वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था।